लास्ट वीक मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठकर बातें कर रहा था और हम लोग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी बातें करने लगे। बेसिकली कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना अच्छा है, कहाँ पर नहीं है, क्या अच्छा है क्या नहीं है। मतलब ऐसा कोई सीरियस टॉपिक नहीं था, हम लोग बस रैंडमली ही बातें कर रहे थे। तो मेरे दोस्त ने बहुत ही एक्साइटेड होकर मुझे बताया कि उसके पिताजी ने सन 2000 में एक प्लॉट बाय किया था 9 लाख रुपए का, जिसकी आज के टाइम पे यानी कि 2024 में करंट कीमत बन गई है 90 लाख रुपए की। और वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस था कि कैसे सिर्फ 9 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट बढ़कर 90 लाख रुपए की बन गई है। और जैसे कि उसका कहना था कि अगर आज के टाइम पे वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा तो खाली रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करेगा, प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि इससे अच्छा पैसा बनाने का ऑप्शन उसको और कुछ दिखता ही नहीं है। मतलब बिना कुछ किए भला इतनी अच्छी ग्रोथ उसे और कहाँ मिल सकती है। और सुन के जैसा लग भी रहा है कि भैया 9 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट बढ़ के 90 लाख रुपए की हो गई है। लेकिन अभी रुकिए, तो थोड़ी देर के लिए तो मैंने उसे एक्साइटेड रहने दिया कि हाँ यार ये तो बहुत बड़ी बात है, 9 लाख रुपए के 90 लाख रुपए बन गए, ये तो तू भी कर सकता है। लेकिन अब क्योंकि दोस्त है तो चीजें क्लियर करना, सही बात बताना मेरा फर्ज बनता है। तो सच्चाई से रूबरू कराने के लिए मैंने एक छोटा सा ऑनलाइन कैलकुलेटर खोला जिसको हम बोलते हैं CAGR कैलकुलेटर, और उसमें मैंने कुछ वैल्यूज एंटर करी और ये काम आप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है CAGR कैलकुलेटर। बेसिकली आप कोई भी CAGR कैलकुलेटर ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इनिशियल वैल्यू डालता हूँ जो कि इस केस में हमारी बनती है 9 लाख रुपए की, और अगर मैं यहाँ पर एक फाइनल वैल्यू डालता हूँ यानी कि फाइनल कॉस्ट डालता हूँ, ये हमारे पास है 90 लाख रुपीस की। और ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बनता है 25 साल का, बेसिकली 2024 तक का, अगर मैं सन 2000 को भी इस ड्यूरेशन में इंक्लूड कर देता हूँ। तो ये ड्यूरेशन हमारा बन जाता है 25 ईयर्स का। मैंने इसको यहाँ पर एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो CAGR हमारा निकल के आ रहा है ये आ रहा है 9.65% का। तो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो था ये छोटा वाला पार्ट यानी कि ये ऑरेंज वाला पार्ट, और जो इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर बढ़ गई है वो है ये ब्लू वाला पार्ट। तो इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो उन्हें इस प्रॉपर्टी पे CAGR मिला 9.65% का। फिर मैंने उसे बताया निफ्टी 50 के लास्ट 25 ईयर्स के एवरेज रिटर्न्स यानी कि 25 ईयर्स का CAGR, और उसके हिसाब से 9 लाख रुपए की वैल्यू क्या बनती है, जिसको देख के उसकी थोड़ी उतर गई। अभी रुकिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इत्तेफाक से अभी 2 दिन पहले ही मेरी एक वीडियो पे मुझे एक व्यूअर का कमेंट आया, माई मदर बॉट अ नेकलेस ऑफ ₹25,000 INR इन 2007 एंड नाउ इट्स प्राइस इज अराउंड 70,000 INR। इट्स सेफ एंड वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट। तो इनका सिनेरियो प्रॉपर्टी वाले सिनेरियो से थोड़ा सा डिफरेंट है। बेसिकली इनकी मदर ने एक नेकलेस खरीदा 25,000 रुपए का 2007 में, जिसकी आज के टाइम पे वैल्यू है 70,000 रुपीज की। तो सेम केस यानी कि सेम CAGR कैलकुलेटर मैंने यहाँ पर भी फॉलो किया। तो इस वाले केस में जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू बनती है ये है 25,000 रुपीज की, और जो फाइनल वैल्यू बनती है वो है 70,000 रुपीज की। और जो ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है इस वाले केस में वो है 17 ईयर्स का, और इसके हिसाब से जो हमारा CAGR निकल के आता है ये है 6.24% का। और क्या आप जानते हैं कि इसी ड्यूरेशन में इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट रहा है ये कितना रहा है? इंडिया का इन्फ्लेशन रेट अगर मैं यहाँ पर कम से कम भी जोड़ता हूँ तो ये रहा है 5.5% से भी ज्यादा का। यानी कि जिस चीज को ये इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट बेयरली इन्फ्लेशन रेट को बीट कर पाई है। और अभी जो मैंने आपको दोनों केसेस बताए हैं इन दोनों ही केसेस को आप जल्दी से जज करने की कोशिश मत कीजिएगा। आई नो यहाँ पर बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आई होंगी, तो मैं आपको सारी बातें वीडियो के लास्ट में क्लियर कर दूंगा। अभी के लिए आप बस वो सुनिए और जानिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50 के लास्ट 25 ईयर्स के CAGR की यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की, यानी कि सिंपल वर्ड्स में एनुअल एवरेज रिटर्न्स की, ये गए हैं रफली 14% के, इनफैक्ट थोड़े से ज्यादा। तो जो पहले वाली यानी कि मेरे दोस्त के पिताजी वाली जो 9 लाख रुपीज वाली इन्वेस्टमेंट थी, अगर हम उसको डाल देते हैं एक लमसम कैलकुलेटर के अंदर 14% के हिसाब से, तो देखते हैं कि 25 साल बाद ये वैल्यू कितनी बनती है। तो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है एक लमसम कैलकुलेटर और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ टोटल इन्वेस्टमेंट जो कि है 9 लाख रुपीज़ की। ये मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न में यहाँ पर डाल देता हूँ 14% का, जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है निफ्टी के लास्ट 25 ईयर्स के रिटर्न्स। और टाइम पीरियड में यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ 25 ईयर्स। तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पर बन जाती है, जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है ये है 9 लाख रुपीज़ का, और जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हैं ये हो जाते हैं यहाँ पर 2,29,15,724 के। और फाइनल टोटल वैल्यू बन जाती है, इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो ये है 2,38,15,724 की। मतलब यही चीज़ मैंने अपने दोस्त को दिखाई थी जिसकी वजह से उसकी थोड़ी सी उतर गई थी। अब ये जो निफ्टी के लास्ट 25 ईयर्स के 14% के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हमने यहाँ पर इस कैलकुलेटर में डाले हैं, मे भी हो सकता है कुछ लोगों को ये ज़्यादा लगे कि यार पिछले 25 साल में तो 14% के रिटर्न्स मिल गए हैं, लेकिन बेसिकली निफ्टी के जो रिटर्न्स रहते हैं, निफ्टी 50 की अगर मैं बात करता हूँ तो उसके रिटर्न्स रहते हैं यही कोई 12% के या फिर 13% के मैक्सिमम रिटर्न्स
इन वेरी लॉन्ग टर्म। मतलब ठीक है, अगर हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं बनाते हैं और निफ्टी के रिटर्न्स को हम यहाँ पर 14% से रिड्यूस करके कर देते हैं 12.5% के, तो मैंने यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को 14% से घटा के कर दिया है 12.5%। तो ये हमारी वैल्यू बन जाती है 1,62,02,341 की। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो कैपिटल गेन्स बनते हैं वो बनते हैं 9 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट पे 1,60,00,000 रुपीज़ से भी ज़्यादा के। जबकि जो एक्चुअल रियल एस्टेट की वैल्यू है, जैसे कि मेरे दोस्त ने बताई थी, वो मिल रही है उनको 90 लाख रुपीज़ की, यानी कि कैपिटल गेन उनको मिल रहा है 81 लाख रुपीज़ का। तो एक तरफ रियल एस्टेट के रिटर्न्स हैं जो यहाँ पर मिल रहे हैं 80 लाख रुपीज़ के आसपास के, और वहीं दूसरी तरफ जो निफ्टी 50 के रिटर्न्स हैं वो मिल रहे हैं 1,60,00,000 रुपीज़ के रिटर्न्स, यानी कि डबल रिटर्न्स। और वहीं अगर हम गोल्ड में की जाने वाली इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, तो अगर उन वैल्यूज़ को भी हम यहाँ पर डाल के देख लेते हैं, तो गोल्ड के केस में जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स थी वो थी 25,000 रुपीज़ की। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हम रखते हैं 12.5% के, और टाइम पीरियड जैसे कि हमने देखा था वो था 17 ईयर्स का। तो इसके हिसाब से जो वैल्यू बनती है, इन्वेस्टेड अमाउंट है 25,000 रुपये का, उस पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 1,60,000 रुपीज़ के, और फाइनल टोटल वैल्यू बन जाती है 1,85,000 रुपीज़ की। अब आप मुझे अपनी समझदारी से ये बताइए कि 70,000 रुपीज़ आपके लिए ज़्यादा हैं या 1,85,000 रुपीज़ आपके लिए ज़्यादा है। अब देखिए, निफ्टी 50 को जिताना और गोल्ड और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स को हराना, इसमें मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। जो भी है वो डेटा आपके सामने है, मैं बस आपको डेटा दिखा रहा हूँ। ये डेटा मैंने नहीं बनाया, जो रियलिटी और जो डेटा है वो आपके सामने है, और आप समझदार हैं, आप ये जान सकते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ नहीं। अब आपका इसमें क्या कहना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आई विल बी हैप्पी टू रीड। अब चलते हैं इस वीडियो के दूसरे सेक्शन में, यानी कि कौन सही कौन गलत। क्या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करने वाला गलत है, क्या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स करने वाला गलत है? आइए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये चीज़ कहना बिल्कुल गलत होगा कि मेरे दोस्त के पिताजी ने प्रॉपर्टी में या फिर लैंड बाय करके गलत किया, और इससे अच्छा वो निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट्स करते। और ये कहना तो बिल्कुल ही गलत होगा कि जिन भाई साहब ने ये कमेंट किया है उनकी माताजी ने अपने लिए गोल्ड बाय करके गलत किया, उनको भी निफ्टी 50 इंडेक्स में ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए थी। दोनों ही केसेस में मेरा ये कहना या फिर किसी का भी ये कहना गलत होगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं था। भला कितने ऐसे लोगों को आप जानते हैं जो सन 2000 में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने के बारे में जानते थे? सबसे पहली चीज़ तो ये कि लोगों के अंदर स्टॉक मार्केट को लेकर अवेयरनेस थी ही नहीं, और जिनके अंदर स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस थी भी, लेकिन उस टाइम पे जो स्कैम्स आए थे, हर्षद मेहता का स्कैम आया था और दूसरे स्कैम्स आए थे, कि स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही लोग बस हाथ जोड़ लिया करते थे कि भैया स्टॉक मार्केट का नाम मत लो, कुछ और बात करो। मेरे पिताजी ने आज तक 1 रुपए की SIP भी किसी स्कीम में नहीं करी, तो भला मैं किसी और को क्या कह सकता हूँ। उस समय स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना इतना आसान नहीं था जितना आज के टाइम पे है। आज के टाइम पे तो कोई भी एफर्ट लगता ही नहीं है, बस अपना मोबाइल फोन निकालो, एक ऐप डाउनलोड करो, KYC करो, और स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में, किसी भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी ETF में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर लो। भला इससे आसान और क्या हो सकता है। लेकिन उस समय में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल काम था। इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए शहरों में बहुत ही कम स्टॉक ब्रोकर के ऑफिस हुआ करते थे। स्टॉक ब्रोकर के ऑफिस में जाना पड़ता था, महंगा डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता था, फॉर्म फिल करने पड़ते थे, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती थी। उसके बाद कहीं जाके एक स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट्स कर पाते थे, और कुछ दिनों के बाद आपको उस स्टॉक का सर्टिफिकेट मिलता था। इंटरनेट नाम की चीज होती क्या है सन 2000 में, मुझे लगता है कि लोगों को पता ही नहीं होगी। मतलब मुझे तो नहीं पता थी। वेबसाइट्स और एप्स का तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि ऐसा भी कुछ आने वाला है। और म्यूचुअल फंड्स तो उस समय में आज जो यूलिप प्लान्स हैं उनसे भी घटिया इन्वेस्टमेंट्स मानी जाती थी, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में उस टाइम पे एंट्री कॉस्ट होती थी, उसके ऊपर म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो होता था जो बहुत हाई होता था, उसके ऊपर एजेंट की कमीशन, और उसके ऊपर म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड। मतलब इतने सारे चार्जेस होते थे कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर तो बिल्कुल लुट ही जाता था। भाई, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट ही इंडिया में 2007 में आया है। उससे पहले जो म्यूचुअल फंड्स थे वो सब रेगुलर म्यूचुअल फंड्स ही होते थे। तो आप समझ सकते हैं कि आज के टाइम पे जो आपकी दुनिया है वो कितनी आसान बन चुकी है। गांव देहात में बैठा आदमी भी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है। तो इतना कुछ बताने के पीछे जो मेरा लॉजिक है वो ये है कि उस समय में जिसने जो किया वो सही किया, फिर चाहे वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स हो चाहे गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स हो, क्योंकि और दूसरे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल नहीं थे जो इजीली एक्सेसिबल हो। मेन बात जो यहाँ पर हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं आज की जनरेशन की, यानी कि आपकी और आने वाली जनरेशन की। अगर आप लोग ये कहेंगे कि रियल एस्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना और गोल्ड ऑर्नामेंट्स बाय करना वो एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो यार आज के टाइम पे ये बात गलत हो जाएगी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के 2023 में आए इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, जिसका टाइटल था हाउ ₹1 लाख इन्वेस्टेड इन इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट एंड US स्टॉक्स हैज ग्रोन इन लास्ट 20 ईयर्स। और इसी आर्टिकल में अगर हम इस टेबल पे एक नजर मारते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम रियल एस्टेट के लास्ट 15 ईयर्स के CAGR की बात करते हैं
तो ये गया है 6.5% का। वहीं जो 20 ईयर्स का CAGR गया है ये है 9% का। वहीं अगर हम गोल्ड के CAGR की बात करते हैं तो वो रहा है 10.3 और 12% रिस्पेक्टिवली। वहीं अगर हम इंडियन इक्विटी यानी कि निफ्टी 50 TRI की बात करते हैं तो यहाँ पर 15 ईयर्स का CAGR गया है 10.6% का और 20 ईयर्स का CAGR गया है 17.2% का। रियल एस्टेट की अगर हम बात करते हैं और खास तौर पे जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं वो इंडिया में बाकी कंट्रीज के मुकाबले बहुत 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 महंगी है। तो इस केस में आपको यहाँ पर वो ग्रोथ नहीं मिल सकती जो ग्रोथ आपको स्टॉक मार्केट दे सकती है, जैसा कि देखा जा रहा है और जैसा कि पास्ट डेटा ने हमें बताया। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने की तो अभी शुरुआत है, लोग अभी सीख रहे हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं और ये चीज आगे चल के इंक्रीज ही होने वाली है। अगर आप घर या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अपने रहने के लिए खरीदना चाहते हैं या फिर खरीद चुके हैं तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब घर खरीदना चाहिए या फिर रेंट पे रहना बेटर होगा वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में मैं आज के इस वीडियो में बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में किसी और वीडियो में अपने अंदाज में बात करूंगा। लेकिन जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर को आप इन्वेस्टमेंट मत बोलिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट उस चीज को बोला जाता है जिस चीज को बेच के पैसा कमाया जा सकता है, उस पैसे को किसी और चीज में लगाया जा सकता है। अगर जिस घर में आप रह रहे हैं उसी घर को आप बेच देंगे तो रहेंगे कहां पर? तो उसे एक इन्वेस्टमेंट कहना मेरे व्यू में कंप्लीटली गलत होगा। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करना बहुत ऑब्वियस है कि काफी कॉस्टली होता है। सन 2000 में अगर किसी ने 9 लाख रुपए लगाए हैं तो अगर मैं आज की वैल्यू की बात करता हूं यानी कि 25 साल के बाद आज के टाइम पे उन 9 लाख रुपए का मतलब है आज के 34 लाख यानी कि 34 लाख रुपीस। अगर मैं यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करता हूँ 5.5% के हिसाब से, तो पहली चीज तो ये है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आज किसी के पास 34-35 लाख रुपए इंस्टेंटली अवेलेबल हो ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। देखिए, जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं या तो डायरेक्टली आप ओनर से बाय करेंगे या फिर आप ब्रोकर से बाय करेंगे। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और अगर आपको डायरेक्टली ओनर से ही प्रॉपर्टी बाय करने को मिल गई तो सबसे पहले तो आपको उस प्रॉपर्टी की कीमत, उस प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ ठीक से पता होना चाहिए, अच्छी नॉलेज आपको होनी चाहिए अगर आप सही प्राइस पे उस प्रॉपर्टी को बाय करना चाहते हैं। और अगर आप ब्रोकर को इन्वॉल्व करके किसी प्रॉपर्टी को बाय करते हैं तो यहाँ पर तो आपको और भी ज्यादा सचेत होना पड़ेगा प्रॉपर्टी के प्राइसेस को लेके, क्योंकि ब्रोकर्स हमेशा यही चाहते हैं कि उनको कमीशन के तौर पे ज्यादा से ज्यादा कमीशन मिल पाए। ज्यादा कमीशन उनको तब मिलेगी जब वो ज्यादा अमाउंट में या तो प्रॉपर्टी को बेचेंगे या फिर प्रॉपर्टी को आपको बाय करवाएंगे, क्योंकि ब्रोकर की कमीशन जो होती है वो 0.5% से लेके 1% या इवन 2% तक की भी हो सकती है ऑन प्रॉपर्टी वैल्यू। तो जितनी महंगी प्रॉपर्टी उतना ब्रोकर का फायदा। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको उस प्रॉपर्टी का सही प्राइस मिले। रियल एस्टेट के प्राइसेस को ट्रैक करने का कोई इंडेक्स नहीं होता कि किस सिटी में किस प्रॉपर्टी का कितना प्राइस चल रहा है, क्योंकि ये सिटी और सिटी में जो लोकेशन है उस लोकेशन पे टोटली डिपेंड करता है। तो यहाँ पर प्राइसेस कितने भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इन सब चीजों में इतना फायदा ना तो बायर का होता है ना ही प्रॉपर्टी को सेल करने वाले का होता है, जितना फायदा यहाँ पर ब्रोकर्स का होता है। इसलिए आप भी इस चीज को नोटिस करके देखिएगा कि जो रियल एस्टेट के ब्रोकर्स होते हैं ये आपको किसी भी प्रॉपर्टी को बाय करने के या फिर सेल करने के या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करने के लाखों फायदे आपको गिनवा देंगे। तो जितनी भी चीजें मैंने आपको रियल एस्टेट के बारे में बताई हैं ये सेम चीज फॉलो होती है गोल्ड के साथ भी। अगर आप कोई भी गोल्ड का ऑर्नामेंट बाय करते हैं तो उस गोल्ड के ऑर्नामेंट को आप एक इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि गोल्ड ऑर्नामेंट में जो सबसे बड़ा चार्ज आता है वो सबसे पहले आता है मेकिंग चार्ज, जो कि काफी हाई होता है। तो उससे गोल्ड की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली पहले दिन ही रिड्यूस हो जाती है। इवन कुछ साल ऐसे भी गए हैं जब गोल्ड के प्राइसेस में अगले 5 साल तक 8 साल तक कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले। मैंने ऑलरेडी इन सभी चीजों के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को आप जाके चेक कर सकते हैं। आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो इन ऑल मेरा यहाँ पर यही कहना होगा कि आप सबसे पहले तो किसी भी चीज को सही तरीके से कैलकुलेट करना सीखिए। जनरली लोग क्या करते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे वो चेक करते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न्स, कि भैया हमने तो 20 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी थी 10 लाख रुपए की, आज के टाइम पे उसकी वैल्यू हो गई है 40 लाख रुपए की, हमें तो यहाँ पर 300% के रिटर्न्स मिले हैं। नहीं भैया, आपको 300% के रिटर्न्स नहीं मिले हैं, आपको 300% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स मिले हैं। लेकिन अगर हम सिंपल कैलकुलेशन करते हैं CAGR की तो यहाँ पर आपके एनुअल रिटर्न्स बनते हैं 7.18% के, जो कि बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट ही इंडिया का 5% से लेकर 6% के आसपास का चल रहा है और FD से ही आपको आज के टाइम पे 7% के रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो चीज़ों को आप जितना सही से समझेंगे आपको उतना ही फायदा मिलेगा। मेरा काम है सिर्फ सही और यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना, बाकी जैसा आपको सही लगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।